नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग क्योंकि सीटेट के पेपर में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो हम लोग उसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे हम लोग, और जो भी सही अच्छे पॉइंट होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और हाईलाइट करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं साइंस से स्टार्ट कर रही हूँ। तो साइंस में मैंने बायो का टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट किया है। और ये अरिहंत की बुक है, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं और इससे आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। और जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं दूसरी बुक जो है उसको भी आप लोग के साथ डिस्कस करती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बायो वाला, साइंस में बायो के पोर्शन का, भोजन। ठीक है, तो भोजन फूड वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं के संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। यह विभिन्न पदार्थों का मिश्रण होता है जिसकी मात्रा एवं उसके अवयव भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें यही बोला जा रहा है कि जो फूड है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और फूड से ही हमारी ग्रोथ होती है, हम हमारी जो फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, है ना। और जो रिकवरी वगैरह होती है, तो ये सारी चीज़ें फूड से ही हो पाती है। तो फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। इसके अलावा हमें जो प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है ना, विटामिन, ये सारी चीज़ें, खनिज लवण, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें फूड से ही मिलती है। तो फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं भोजन के स्रोत की। ठीक है, तो भोजन के स्रोत जो हैं, तो इसमें पौधे तथा जंतु उत्पाद दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि तथा पशुपालन से प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के फसली पौधों से हमें विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जंतुओं में गाय, भैंस, बकरी से हमें दुग्ध, कुक्कुट से मांस एवं अंडे, बकरी तथा सूअर से मांस प्राप्त होते हैं। ठीक है, कुछ पौधे एवं उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो इसमें लिस्ट है, ये हमें पता है वैसे, लेकिन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ फसली पौधे दिए हैं, उनसे जो हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं उसकी एक लिस्ट है। ठीक है, तो अनाज है, अनाज जो होता है वो, उससे हमें अनाज में आते हैं चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना। फिर दलहन की अगर बात करें तो दलहन में चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग। तिलहन की बात करें तो तिलहन में सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल, है ना। शर्करा फसल की बात करें तो इसमें गन्ना, चुकंदर। बागवानी फसल की बात करें तो इसमें चाय, कॉफ़ी, नारियल आ जाते हैं। सब्जी की बात करें तो सब्जी में आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज, है ना। मसाले की बात करें तो मसाले में धनिया, हल्दी, धनिया, मिर्च, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा। फल की बात करें तो फल में आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब, है ना। इसके बाद हम भोजन के अवयव की अगर बात करें तो भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। ये पौष्टिक तत्व ही भोजन के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले वे रासायनिक यौगिक हैं जो भोजन में से अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल एवं रुक्षांश होते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए इन सभी अवयवों की हमारे भोजन में उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये भोजन के अवयव भी हमें पता चल गया। इसके बाद हम बात करते हैं पोषक तत्व की। तो भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन, स्वस्थ जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। पौष्टिक तत्वों को सामान्यतः बृहद पौष्टिक तत्व एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो हमें हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, है ना, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट, है ना। इसे बोलते हैं बृहद पौष्टिक तत्व और दूसरे होते हैं सूक्ष्म पौष्टिक तत्व। बृहद पौष्टिक तत्व जो होते हैं ये आहार और ऊर्जा की आपूर्ति करने के साथ साथ शरीर के विकास एवं उसके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जरूरी पौष्टिक तत्व बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व और जल बृहद पौष्टिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बात करते हैं सूक्ष्म पौष्टिक तत्व की, माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट की। तो इन तत्वों में विटामिन, जल और वसा दोनों में घुलनशील और आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्व शामिल होते हैं। इन पौष्टिक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति अच्छे स्वास्थ्य, कार्यात्मक दक्षता एवं उत्पादकता के लिए मूलभूत आवश्यकता है।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट। कुल मिला के हमें इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि मैक्रो में ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अगर माइक्रो की बात करें, माइक्रो में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बने होते हैं ना। ये देखिए मैंने लिख भी रखा है रेड पेन से, CHO, है ना। और इसमें रेशियो मैंने लिख दिया है 1:2:1 का रेशियो होता है। 1:2:1 मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, इतने रेशियो में ये पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2O का होल n होता है, जहाँ n जो होता है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा होती है 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाते हैं। इसके मुख्य स्रोत आलू, फल, केला, आम, अनाज, चावल, गेहूँ, मक्का, शर्करा, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी, दुग्ध आदि हैं। ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है तो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा, फैट के रूप में एकत्रित हो जाता है। इसे लाइपोजेनेसिस कहते हैं ना। तो ये डिफिनीशन हमें ध्यान रखना चाहिए कि लाइपोजेनेसिस क्या होता है ना। मतलब ये जब कार्बोहाइड्रेट का उपयोग आवश्यकता से अधिक हो जाता है ना, तो ये फैट के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे तो फैट का रूप ले लेगा, तो इसे हम लोग लाइपोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, जीवित कोशिकाएं रक्त में ग्लूकोज का अवशोषण करती हैं। ग्लूकोज के अधिक का यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। अभी हमें ग्लाइकोजेनेसिस पता होना चाहिए कि जो अगर ग्लूकोज ढेर सारा इकट्ठा हो रहा है तो वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, तो वो इकट्ठा हो जाता है यकृत, मतलब कि लिवर में जा करके, और हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं, उसमें जा करके इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट हमें क्लियर हो गया है ना। और जो पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी हम लोग देखते चलेंगे। एक वयस्क को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि बढ़ते हुए बच्चे, खिलाड़ी आदि को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है ना। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि वयस्क को 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि अगर कोई बढ़ता हुआ बच्चा है, खिलाड़ी है, तो उसको अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम स्टार्च परीक्षण, जो स्टार्च टेस्ट होता है, वो कैसे करेंगे। तो अगर जो भी खाद्य पदार्थ है जिसमें हमें टेस्ट लगाना है कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, तो उसमें 2 से 3 बूंद हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देते हैं। और अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद ये ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाता है तो इससे पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, स्टार्च खाद्य पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड तथा चावल में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का प्रयोग सबसे पहले बर्जीलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है, और मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है, और शेष 10 जो होते हैं वो भोजन के द्वारा मिलते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन अमाइनो अम्लों के बहुलक होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं ना। ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रोटीन सर्वप्रथम अमाइनो एसिड में टूटता है और इसके पश्चात इनका पाचन होता है। अमाइनो एसिड जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवश्यक मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ये आहार के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है लाइसिन, मिथियोनिन, बेलाइन, ट्रिप्टोफेन तथा फिनाइलएलेनिन। ठीक है, इसके बाद हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें, अनावश्यक अमीनो अम्ल का, तो इनका संश्लेषण शरीर में होता है तथा इनको बाहर से ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं होती है।
इसमें एग्जाम्पल है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन, सिस्टीन, प्रोलीन, सीरीन, हिस्टिडीन तथा टायरोसिन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए दोनों के, एसेंशियल के भी और नॉन एसेंशियल के भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। तो प्रोटीन की जो दैनिक आवश्यकता होती है वो 70 से लेकर के 100 ग्राम तक होती है। और प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं। और कुछ प्रोटीनों में गंधक, सल्फर, फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट वाला पॉइंट देखा था कि उसमें कितना एनर्जी होता है, इसी तरीके से हमें प्रोटीन में भी देखना होगा। तो 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन की बात करें तो उसमें 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। और प्रोटीन के मुख्य स्रोत दालें, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियां, दुग्ध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही, ये आदि हैं। ठीक है, अब कुछ आवश्यक प्रोटीन को देखते हैं। तो इसमें शारीरिक प्रोटीन, उनके कार्य देखते हैं। एंजाइम, एंजाइम जो होता है, एंजाइम, हाँ एंजाइम कुछ आवश्यक प्रोटीन है ना। तो इसमें हम सबसे पहले शारीरिक प्रोटीन और उनके कार्य देखते हैं। तो एंजाइम देखते हैं। तो एंजाइम का कार्य होता है जैव उत्प्रेरक, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ये सहायक होता है। हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स जो होता है ये शरीर की क्रियाओं का नियमन करते हैं। परिवहन प्रोटीन की अगर बात करें तो परिवहन प्रोटीन हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। इसके बाद अगर हम संरचनात्मक प्रोटीन की बात करें तो संरचनात्मक प्रोटीन कोशिका एवं ऊतक का निर्माण करती है। रक्षात्मक प्रोटीन जो होती हैं ये प्रतिरक्षी संक्रमण से रक्षा करने में सहायक होती हैं, है ना। और संकुचनशील प्रोटीन की बात करें तो ये पेशी संकुचन एवं चलन में उत्तरदायी होती है। तो इसमें उदाहरण है मायोसिन और एक्टिन। ठीक है, अब प्रोटीन कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इनकी कमी से जो शारीरिक विकास होता है, इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या होगा, तो अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो उनमें क्वाशियोरकर या मैरास्मस नाम का रोग हो जाता है ना। अगर बच्चों में, अगर है बड़ों में नहीं, तो बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उनमें क्वाशियोरकर और मैरास्मस रोग हो जाता है ना। क्वाशियोरकर रोग में होता क्या है कि इसमें बच्चों के जो हाथ पैर हैं वो कैसे हो जाते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं एवं और जो उनका पेट होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, और मैरास्मस रोग में बच्चों के शरीर की मांसपेशियां कैसी हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रोटीन टेस्ट कैसे लगाएंगे कि हम कोई जो अगर खाद्य पदार्थ है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो हम खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो इसका पेस्ट या चूर्ण बनाते हैं। अब इस चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद जल की डालते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें हम क्या डाल देंगे, कॉपर सल्फेट डाल देंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा मतलब कि NaOH डाल देंगे। यदि इसका टेस्ट ट्यूब का जो पदार्थ है, जो हमने उसमें पदार्थ लिया है वो बैगनी मतलब पर्पल कलर का हो जा रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटीन का टेस्ट भी लगा सकते हैं, ये किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास अगला है वसा या लिपिड। तो वसा वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें अत्यधिक कैलोरी होती है और ये आवश्यक वसा अम्लों के मुख्य स्रोत है। और 1 ग्राम जो वसा होती है उसमें 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ये जल में अविलेय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलेय होते हैं। घी, मक्खन, बादाम, पनीर, अंड, पीतक, मांस, सोयाबीन और सभी वनस्पति तेल वसा के मुख्य स्रोत हैं। वसीय अम्लों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर लिपिड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल लिपिड और दूसरा होता है जटिल लिपिड। जो सरल लिपिड होता है उसको सिंपल लिपिड बोलते हैं और जो जटिल लिपिड होता है उसको कॉम्प्लेक्स लिपिड बोलते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो सरल लिपिड इनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं जैसे, और इनका साबुनीकरण भी नहीं होता है। ठीक है, दूसरे जो जटिल लिपिड होते हैं इनमें वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं और इनका साबुनीकरण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय जल अपघटन द्वारा साबुन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये इनके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड के बारे में। फिर हम देखते हैं वसा का जल अपघटन लाइपेज एंजाइम द्वारा छोटी आंत में होता है ना।
मतलब इसका जल अपघटन भी हमें पता होना चाहिए कहाँ पर होता है। तो एक तो एंजाइम लगेगा इसमें, लाइपेज एंजाइम, और दूसरा ये होता कहाँ है, तो छोटी आंत में होता है। कुछ विटामिनों के अवशोषण के लिए शरीर में वसा का उपस्थित होना आवश्यक है। मक्खन एवं घी आदि वसाएं सामान्यतया कच्छ ताप पर ठोस होती हैं, यह जंतुओं से प्राप्त होती है। ठीक है। फिर मस्टर्ड ऑयल मूंगफली का तेल एवं अन्य वनस्पति तेल कच्छ ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं, जिनकी प्राप्ति पौधों से होती है। भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण करने से हृदय रोग हो सकता है। इससे रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया कहते हैं। मतलब हमारे ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जा रही है तो उससे होगा क्या, तो इससे हो जाता है हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया क्या होता है। ठीक है। मानव आहार में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होनी चाहिए। इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार के वसा अम्लों को आवश्यक वसा अम्ल, जैसे लिनोलिक एसिड कहते हैं। वसा शरीर के बहुत से अंगों जैसे नेत्र गोलक, वृक्क, रीनल फैट, अंडाशय आदि को झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर लिपिड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है बॉडी में तो उससे क्या होगा, मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम कोई खाद्य पदार्थ उसमें वसा परीक्षण मतलब फैट टेस्ट कैसे लगाएंगे। तो खाद्य पदार्थ जिसमें हमें देखना है वो हम ले लेंगे और उसमें उपस्थित वसा की उपस्थिति को हम परीक्षण कर सकते हैं। सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ की कुछ मात्रा कागज में लपेटकर इसे चूर चूर कर लेते हैं। इससे कागज पर तेल नुमा धब्बे बन जाते हैं जो वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसका काफ़ी सिंपली टेस्ट हम लोग लगा सकते हैं कभी भी, है ना। इसके बाद हम देखते हैं विटामिन। ठीक है, तो ये विटामिन जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले जाएंगे, है ना। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं विटामिन की इन्फॉर्मेशन। और अगर आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।